अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टैरिफ के मामले पर मुनक़्क़िद शुदनी ब्रिक्स छोटी इजलास में शिरकत से मोदी का गुरेज। जयशंकर ने की हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शिरकत। वज़ीर आज़म के दौराए मणिपुर के पेश नज़र गवर्नर ने बुलाया आला सतही इजलास। मोदी की मौजूदगी में नई हुकूमत के तश्कील के इम्कानात। कर्नाटक के मंडिया में गणेश विसर्जन के दौरान तशद्दुद, पुलिस का लाठीचार्ज, हालात काबू में। साल का आखिरी चांद ग्रहण, ब्लड मून हिंदुस्तान के कई हिस्सों में देखा गया। बच्चों में जोश व खरोश। हिंदुस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर चौथी बार एशिया कप टाइटल जीता। वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस वर्चुअल समिट की मेज़बानी ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप टैरिफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स की मौजूदा सदर ब्राज़ील की तरफ से ये सरबराही इजलास बुलाया गया है, जिसमें तिजारती रुकावटों और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद की जाने वाली वसी टैरिफ पर तबादला ख्याल किया जाने वाला है। ये वर्चुअल इजलास कायदीन की सतह पर हो रहा है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि ब्रिक्स के रुकन ममालिक ट्रंप की खलल अंदाज टैरिफ पॉलिसियों के जवाब में मुश्तरका नुक्ता नज़र इख्तियार किया जाए। इस इजलास में मोदी को शिरकत करना था, ताहम ट्रंप की मौजूदगी को देखते हुए मोदी ने ब्रिक्स के इस छोटी इजलास में शिरकत से गुरेज किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुमकिन मणिपुर दौरे से पहले साबिक़ वज़ीर आला एन बीरेन सिंह और बीजेपी के कई अरकान असम्बली ने गवर्नर अजय कुमार भल्ला के साथ आला सतही मीटिंग की। ऐसे में मणिपुर में नई हुकूमत की तश्कील को लेकर क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। वाज़ेह है कि मणिपुर में तवील मुद्दत तक चले तशद्दुद के बाद यहाँ सदर राज नाफिज कर दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस महीने के दूसरे हफ्ते में मणिपुर के मुमकिन दौरे से पहले ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। अगर वज़ीर आज़म मोदी मणिपुर का ये दौरा करते हैं तो मई 2023 में रियासत में भड़के ज़ात पर मुबनी तशद्दुद के बाद उनका रियासत का पहला दौरा होगा। मौलाना महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू के दौरान असद ओवैसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि असद ओवैसी के बिलावजह के बयान के बाद मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो किसी सियासी मुफाद के तहत ये बात नहीं कह रहे हैं, ना ही उनका मुस्लिम क़यादत के मामले पर कोई टकराव है। आप ओवैसी से भी बड़ा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? मुस्लिम लीडरशिप के कंपीटिंग है क्या या क्या है? नहीं, कंपटीशन तो हर जगह होता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको बहुत तारीफ़ करता हूँ। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है। मैं पाकिस्तान गए? प्रेस करता हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, वहाँ उनका किसी स्टूडियो में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़ोरों से वही बात कही जो मैंने कही थी। थोड़ा डिफरेंट था स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो पढ़े लिखे काबिल आदमी सर आप अपने आप को हमेशा डाउन प्ले में देखता हूँ करते हैं। रियल बात है। मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं। तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना विरोध नहीं होता। यस, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध को कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज़ कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। तो मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ, और उन्हें भी ये हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें और प्यार के साथ, सम्मान के साथ डिसएग्रीमेंट को शो कर दें। मनभेद नहीं, मनभेद ना हो। मतभेद रखना तो एक जीवित सोसाइटी के लिए उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर आप मेरी किसी बात से यहाँ बैठकर भी डिसएग्री नहीं कर सकते तो आप जीवित नहीं हैं, अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठे हैं। अब मैं नहीं कर सकता तो मेरी आत्मा कहाँ गई? सो डिसएग्रीमेंट प्रॉपरली शो किया। हाँ, सम्मान, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के,
अब वो बड़े आपके आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है। बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपसे आपके माध्यम से उनको पहचानना चाहता हूं, भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो बड़ी बात बोली। खत्म हो सकता है भाई, जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया, तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसे ही उनके बारे में हुआ भी है शायद, ऐसे ही उनके बारे में है कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह करें, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत पर निशाना साधा है। आपने कहा है कि दिल्ली में फोलेरा ग्राम पंचायत जैसी हुकूमत चल रही है, जहां वजीर आला रेखा गुप्ता के शौहर मनीष गुप्ता दिल्ली की सरकारी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आपने इस मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें भी एक्स पर शेयर की है। दिल्ली आप हुकूमत के साबिक वजीर सुरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत फोलेरा पंचायत बन गई है, जैसे फोलेरा पंचायत में खातून प्रधान के शौहर प्रधान की तरह काम करते हैं। आज दिल्ली में वजीर आला के शौहर सरकारी मीटिंग में बैठ रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से वजीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा हर्जाना की दरख्वास्त पीर के रोज़ समाअत के दौरान खारिज कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान कुत्तागुड़म में रेवंत रेड्डी ने एक जलसे आम मुनक़िद किया था, जिसमें उनके मुबैना बयान पर बीजेपी लीडर के वेंकटेश्वर ने गुज़िश्ता साल हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी के बयान पार्टी के साख को नुकसान पहुँचाने वाले थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हुकूमत में आती है तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। ये गलत बयान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गावनी की क़ियादत में बेंच ने पीर के रोज़ इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में अरकान पार्लिमान का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में बीजेपी के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात रखे। इस इजलास में वज़ीर आज़म मोदी भी मौजूद थे, ताहम मोदी ने एक आम रुकन पार्लिमान की हैसियत से इस इजलास में शिरकत की और कमरे में सबसे पीछे बैठे नजर आए। मोदी ने कहा कि वो इस इजलास में एक आम रुकन पार्लिमान की तरह शिरकत करना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे बैठकर सबकी बातें सुनेंगे। बीजेपी हलकों ने इस रवैये को मोदी की सादगी से ताबीर किया है। हमारा बीजेपी का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है, और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई एक सिस्टम बना के रखा नहीं है। और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है, लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है। सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट में ही बैठते हैं जाके। ये हमारा बीजेपी का संस्कृति, हमारा कल्चर। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने उनकी हुकूमत को नकल करने वाली हुकूमत करार दिया और कहा कि नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है, या वो या तो हमारी साबिक़ा हुकूमत की कॉपी करते हैं या फिर बीजेपी के अहकामात पर अमल करते हैं। ये नकलची सरकार, इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों के बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है कि भाई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। पेंशन की बात हम कहें, 20 साल तक 400 से 1 पैसा ही लोगों ने नहीं बढ़ाया। जब हमने कहा तब बढ़ाए। फ्री में बिजली देने की बात यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते थे, मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। डोमिसाइल की बात, युवा आयोग की बात, या हमने पहले भी आपको कई बार कहा, देखिए ये लोग माई बहन मान योजना का ये लोग जो है कॉपी करेंगे और कर रहे हैं। और ये लोग इतने घबराए हुए हैं, हमारे लोग जगह जगह फॉर्म भरवा रहे हैं तो इनको आपत्ति है, बोल रहे कि धांधली हो रही है। किस बात का धांधली? ये लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको मिलेगा। ये लोग तो केवल चुनाव तक ही देंगे, चुनाव के बाद तो लगा दिया ना एक अड़ंगा समीक्षा। तो ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं। इनको बिहार को आगे कैसे ले जाना है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कैसे मुक्ति दिलानी है, इस पे ये का कोई विजन नहीं। अभी तो हम लोग आएंगे तो कई एक बात चीज़ देखिएगा, अब नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए, देखिए हम लोग क्या क्या ला रहे हैं बिहार की जनता की।
पूरे देश की बात एक्सरसाइज करने की बात कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है प्रैक्टिस करेगा उसको लेकर। अब करे भाई, इलेक्शन कमीशन जाने इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। अपोजिशन की जानिब से नायब सदारती ओहदे के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सुदर्शन रेड्डी की एक वीडियो कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई। वीडियो में इन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ अराकीन, नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाब 9 सितंबर होने वाला है। मैं तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि वो सोच समझ कर वोट करें और पार्टी मुफाद से ऊपर कौमी मुफाद को रखें। सुदर्शन रेड्डी ने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे या आपके मुफाद में नहीं बल्कि मुल्क के मुफाद में होगा। आपका जो भी फैसला होगा मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही इन्होंने कहा कि ये सिर्फ नायब सदर के ओहदे के लिए वोट नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान की रूह के लिए वोट है। ये मुल्क हम सब का है, मुल्क को संभाल कर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली नस्ल फख्र कर सके। गौरवनीयुलैन पार्लमेंट సభ్యులు, ప్రియమిత్రులైన మీకందరికీ మీ సుదర్శన్ రెడ్డి నమస్కారం. నేను మాట్లాడుతున్న సందర్భం మీకందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇది కేవలం నాకు మద్దతు ఇవ్వండి, నాకు ఓటు వేసి నన్ను గెలిపించండి అని అడగడానికి మాత్రమే కాదు. మీ కర్తవ్యం ఏమిటో మీకు గుర్తు చేయడానికి కూడా కాదు. అయినా ఇది మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన ఒక సందర్భం. ఈ దేశం మీది, నాది, మనందరిది. దీని నిర్మాణంలో మనమందరం భాగస్వామ్యులం. ఈ దేశ నిర్మాణం ముందు ప్రగతి రథం వైపు పయనించాలంటే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను, పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించుకోవాల్సినటువంటి అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితి. పార్టీలకు అతీతంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మీరు ఆత్మ ప్రబోధానుసారం ఆలోచించి నిర్ణయించి ఈ దేశ భవిష్యత్తు నిర్మాణంలో పాల్గొనాలని ప్రార్థిస్తూ మీకు నమస్కరిస్తూ మీ సుదర్శన్. कर्नाटक के मंडिया जिले में गणेश विसर्जन के दौरान नारेबाजी और तशद्दुद के बाद हालात बेकाबू हो गए थे, जबकि बीजेपी से वाबस्ता कुछ लोगों को नारेबाजी करके हालात ख़राब करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने हर वक्त मुदाखलत करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। हालात कशीदा मगर काबू में बताए जाते हैं। साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण अब ख़त्म हो गया है और चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के साए से बाहर आ गया। आज मुल्क में मुकम्मल चांद ग्रहण है। इससे कबल हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर नज़र आने वाला मुकम्मल चांद ग्रहण साल 2018 में हुआ था। अब मुकम्मल चांद ग्रहण देखने का अगला मौका 31 दिसंबर 2028 को आएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 10 बजे से रात 1:30 बजे तक जारी रहा। चांद ग्रहण के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में ब्लड मून नज़र आता है। जब चांद ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नज़र आता है तो इसको ब्लड मून कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब ज़मीन का साया सूरज की रोशनी को रोकता है तो फ़िज़ा में मौजूद धूल, गैस और दीगर ज़रात की वजह से सिर्फ सुर्ख शुआएं चांद तक पहुँचती हैं। यही वजह है कि चांद सुर्ख दिखाई देता है। ग्रहण देखा है, टेलीस्कोप से दिखाई दिया अच्छे से? हाँ, पर थोड़ा सा ब्लरी था। ब्लरी था। पहली बार देखा आपने ग्रहण? हाँ हाँ हाँ। नहीं, उसका तो मुझसे भी ज़्यादा है। अच्छा, क्या कुछ आप लोग प्लेनेटोरियम में आए मम्मी पापा के साथ, क्या कुछ देख के आज जा रहे हैं और क्या कुछ पता है आपको ग्रहण के बारे में? मतलब I know when it happens when the earth is perfectly in between the sun and the moon.
That's all I know. What else you know about lunar eclipse? It's the last eclipse of 2025. I think so, yeah. साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज श्रीनगर का दौरा किया। श्रीनगर में क्रिकेट एकेडमी गए और वहां बच्चों के साथ क्रिकेट के रेमोज पर बात की और इन्हें बैटिंग और बॉलिंग के कई टिप्स भी दिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि कश्मीर में टैलेंट बहुत है मगर यहाँ क्रिकेट का मैदान नहीं है। उनका कहना था कि अगर यहाँ एक क्रिकेट का मैदान बनाया जाए तो कश्मीर के बच्चे अपनी बेहतरीन क्रिकेट का खुलकर मुजाहरा कर पाएंगे। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो श्रीनगर में फौरी एक मेयारी क्रिकेट ग्राउंड की तामीर पर तवज्जो दें ताकि कश्मीर के बच्चों को कौमी सतह पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। देखिए, कश्मीर में बहुत टैलेंट है बट उसमें यहाँ पे थोड़ा गाइड करने के लिए लोग होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे एसोसिएशन में कोई वो नहीं है लगता, कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर से कोई एडमिनिस्ट्रेटर वो चला रहे। तो यहाँ पे जब तक आप एसोसिएशन नहीं बनेगा, जब तक लोग यहाँ पे लीग मैचेस नहीं होंगे तो प्लेयर्स को थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो भी इनके जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो एकेडमी में ही होते हैं। तो एकेडमी में क्या होता है, एक एकेडमी के जो अगर खेल रहे हैं पूरे, तो उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स को तो पता ही रहता है ये बॉलर ऐसा बॉलिंग करेगा, वो ऐसा बॉलिंग करेगा। बट अगर आप दूसरी जगह दूसरे लीग मैचेस खेलेंगे तो अलग अलग बॉलर्स खेलेंगे तो उससे उनको बहुत फायदा होगा, जहां तक के मैं सोचता हूँ। बट लेकिन आज तो बहुत अच्छा था, लड़कों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे मेरे से, तो और बहुत अच्छे टैलेंट तो बहुत है, स्पेशली बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बॉलर भी यहाँ पे देखा मैं अच्छे हैं। पर लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एसोसिएशन को ज्यादा इसमें आगे लीड लेना चाहिए और जितना इतने अच्छे यंग बच्चे डाल रहे हैं, जब तक उनको आप गाइडेंस नहीं देंगे, जब तक आप अच्छी फैसिलिटीज नहीं देंगे तो टैलेंट उभर के आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा एक क्रिकेट का जबरदस्त बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, तो स्टेडियम क्रिकेट के लिए जहां तक के ये मेरा मानना है। बट पता नहीं यहाँ पे क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, मतलब उतना पता नहीं है। बट लेकिन जम्मू एंड क्रिकेट एसोसिएशन को अपना खुद ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप ग्राउंड बन जाएगा यहाँ पे, जिस दिन आप फैसिलिटीज देना शुरू करेंगे, आप यहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी होगी, ग्रो होगी। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में हिंदुस्तानी टीम ने जनूबी कोरिया को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। इस फतेह के साथ ही टीम ने अगले साल यानी 2026 में बेल्जियम और हाईलैंड की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले आलमी कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हिंदुस्तान ने चौथी बार हॉकी एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि हिंदुस्तान ने 5 बार के चैंपियन जनूबी कोरिया को शिकस्त दी है। इससे कबल 2017 में हिंदुस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर एशिया कप जीता था। इस जीत पर वज़ीर आज़म मोदी ने टीम को मुबारकबाद दी है। और यहाँ पर आपने वर्ल्ड कप के लिए भी रास्ता बना लिया है, अपनी जगह बना लिया है, कितने खुश अपने प्रदर्शन से? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमारा टारगेट था कि यहाँ पे जीत के गोल्ड मेडल जीत कर हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें, तो वो जो एक सपना था, ड्रीम था, जो एम था वो पूरा हुआ। बट मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप ही है सर। और यहाँ पर जिस तरह से आपको बिहार में राजगीर में सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बिहार सरकार का, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ का क्राउड अमेजिंग है, जो इन्होंने सपोर्ट दिखाई है डे 1 से, बहुत कमाल रही है और काफ़ी हेल्प हुआ है हमारा। एशिया कप जीत के 8 साल के बाद अपने और अपनी टीम के प्रदर्शन से कितने खुश है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा यही था मेन कि हमने फाइनल जीतना है और होम क्राउड को एक अच्छा गिफ्ट दे के जाना है इंडिया को, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये मैच जीतना। इससे जीतते तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई होते, तो फाइनली हम क्वालिफाई हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया कप में जीत दर्ज हुई है, वर्ल्ड कप की जगह बनी है और उसमें आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं, तो ऐसे में बेस्ट परफॉर्मर बन के कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है सर, क्योंकि जो हार्डवर्क किया था वो आगे आया हमारे, और ये पूरा टीम एफर्ट था। टीम अच्छा खेली। लास्ट 2 मैचेस जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 2 मतलब जो हार्डवर्क कर रहे थे हम, वो सामने आई है सर। बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जाए ना तो सिर्फ आपने गोल कन्वर्जन अच्छे किए, बल्कि आपने बहुत सारे असिस्ट भी किए। यस सर। बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर रन करने में आपने मदद की। तो इन सारी चीजों में आपका पूरी जो योगदान था उसको आप कैसे देखते हैं अपनी टीम को? जब खुशी होती है कि टीम के महत्वपूर्ण जीत का महत्वपूर्ण योगदान था। टीम बहुत खुशी होती है सर, क्योंकि जो हम करते हैं सर, जो हमारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब वो पूरी मैच में होती है सर, तो उस टाइम पे फीलिंग अच्छी होती है, क्योंकि जो हम वर्क करके आते हैं वो करते हैं मैच में। तो ये हार्डवर्क था सभी का सर, और मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब जो इस जीत का वो हूँ। लेकिन अब हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए टाइम है बहुत, हम उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।
टैरिफ के मामले पर मुनक्किद शुदनी ब्रिक्स छोटी इजलास में शिरकत से मोदी का गुरेज, जयशंकर ने की हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की शिरकत। वज़ीर आज़म के दौरे मणिपुर के पेश नज़र गवर्नर ने बुलाया आला सतही इजलास, मोदी की मौजूदगी में नई हुकूमत के तश्कील के इम्कानात। कर्नाटक के मंडिया में गणेश विसर्जन के दौरान तशद्दुद, पुलिस का लाठीचार्ज, हालात काबू में। साल का आखिरी चांद ग्रहण, ब्लड मून हिंदुस्तान के कई हिस्सों में देखा गया, बच्चों में जोश व खरोश। हिंदुस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर चौथी बार एशिया कप टाइटल जीता, वज़ीर आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।